हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे द्वारा आप लोगों को विज्ञान के सुपर 40+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका यह पार्ट फर्स्ट वीडियो है। आइए हम लोग जान लेते हैं जो ये सीरीज हमारे द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है उसमें आप लोगों को क्या मिलने वाला है या ये किस प्रकार से आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है। इस श्रृंखला में आपके आज के पहले जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में जो साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं हम लोग उन्हीं का अध्ययन करने वाले हैं। और जो हमारी इस सीरीज का प्रश्नों का फॉर्मेट होगा वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट ना हो करके सीधा सीधा हम लोग प्रश्न और उसका उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल का मेन मोटो है कि आपका समय कम लगे और आपका एग्ज़ाम से पहले फास्ट रिवीजन भी हो जाए और जो भी हमारे आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग एक नज़र में जल्दी जल्दी देख सकें। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए हम लोग सीरीज के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि जो हमारा आज का प्रश्न और उत्तर जो फॉर्मेट है वो आपका एमसीक्यू ना होके सीधा सीधा आपका प्रश्न और उसके सामने आपको उत्तर देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी आप लोगों को डाउट लगेगा या मुझे जहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना होगा वहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्लाइड आप लोगों को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, उसके माध्यम से आप लोग वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है कि इंसुलिन एक प्रकार है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिले कि इंसुलिन एक प्रकार है। उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, विटामिन है, प्रोटीन है, हार्मोन है या इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी। तो आप लोगों को वहाँ पे क्या टिक करना होगा कि जो इंसुलिन है वो हमारा एक प्रकार से हार्मोन होता है। आइए हम लोग थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं, इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो जो हमारा आमाशय होता है यानी स्टमक होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। यानी जो भी हम लोग भोजन लेते हैं तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसको ये क्या करता है, रक्त शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद नीचे दिया गया है कि किसी कारण से हमारा अग्न्याशय यानी जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। आप लोग इसका आंसर अच्छे समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा इंसुलिन होता है अगर हमारा शरीर उसका उत्पादन करना यानी उसको बनाना बंद कर देता है तो हमें थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो इसके द्वारा बीमारी होती है वो आपकी हो जाती है मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। डायबिटीज़ को नियंत्रण में लाने के लिए आपको अलग से जो इंसुलिन का इंजेक्शन आता है उसे लगवाना पड़ता है। आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी अच्छा फैक्ट है। पूछा गया है कि इंसुलिन का निर्माण मानव शरीर में कहाँ से होता है। तो जो आपका पैंक्रियाज होता है यानी अग्न्याशय होता है वहाँ से हमें इंसुलिन का स्राव देखने को मिलता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आप लोग में से कई लोगों को पता होगा कि जो आयोडीन से युक्त हार्मोन होता है हमारा वो हो जाता है आपका थायरॉक्सिन। और यहाँ पे एक फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लेता है कि जो घेंघा रोग होता है वो किस के कारण आपका हो जाता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि लड़ो और उड़ो नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है। तो आप लोग इसका आंसर देख पा रहे होंगे, जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन होता है उसे ही हम लोग उड़ो और लड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका दिया गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जैसा कि आप लोग इसका आंसर देख पा रहे होंगे कि वो हो जाएगा हमारा यकृत। यकृत को ही हम लोग इंग्लिश में लीवर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 यहाँ पे दिया गया है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो आपकी कौन सी हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे ही हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं और ये हमारी कहाँ पे पाई जाती है, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया था, जिसका आंसर आपका हुआ था पीयूष ग्रंथि। इसके बाद यहाँ पे आपसे बात कर रहा है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो वो आपकी हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे कच्चे फलों की बात कर रहा है कि उनको पकाने के लिए हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो आपकी हो जाएगी एसिटिलीन गैस। कहीं कहीं पे आप लोगों को एथिलीन गैस भी देखने को मिल जाती होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका दिया गया है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है। तो कई बार आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन से रूबरू कर चुके होंगे, तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यकृत में। यानी जो आपका पित्त रस का निर्माण करता है वो आपका यकृत में हो जाता है। इसके बाद इसको हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। आइए हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, भोजन को पचाने, ग्लूकोज को स्टोर करने और भोज्य पदार्थों की विषाक्तता को कम करने, साथ ही उसको हानिकारक कचरे में बदलने में मदद करता है। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है कि मानव शरीर में पित्तरस कहाँ पर जमा होता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि जो हमारा पित्तरस का निर्माण होता है वो हमारे यकृत से होता है, और यहाँ पे आप का बात कर रहा है कि पित्तरस कहाँ पर जमा होता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पित्ताशय में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कितना भोजन करना है या बंद करना है, वह पीड़ित है। यानी जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग कभी कभार ऐसा महसूस करते हैं कि अभी हमारा पेट भरा है या नहीं भरा है, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि वो किस बीमारी से पीड़ित होते हैं आपके। तो उनको बोलिविया नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें कितना खाना है या कितना नहीं खाना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिखा गया है क्वेश्चन में कि इटाई नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो आप लोग आंसर इसका देख पा रहे होंगे कि जो हमारा कैडमियम होता है उसी कमी के कारण हमारा इटाई नामक रोग हो जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो DPT का टीका किन किन बीमारियों की रोकथाम के लिए दिया जाता है। कई बार आप लोगों से इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आइए हम लोग पहले फुल फॉर्म इसका देख लेते हैं। फुल फॉर्म हो जाएगा इसका डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद ये किन किन बीमारियों में आपका दिया जाता है, डिप्थीरिया की बीमारी में, काली खांसी और टिटनेस के रोकथाम के लिए ये आपका जो DPT का इंजेक्शन होता है वो दिया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दे रखा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होने का कारण है। इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की जो बीमारी होती है वो आपकी किसकी कमी से होती है, नाइट्रेट की कमी से हो जाती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपका दे रखा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा पोटेशियम होता है वो आपकी हृदय की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपका दिया गया है कि मेडिकल की भाषा में, यानी चिकित्सा की जो फील्ड होती है उसी की भाषा में आप लोगों का एक शब्द मिलता है गोल्डन आवर। तो उसी का मतलब आप लोगों से पूछा गया है कि गोल्डन आवर शब्द से तात्पर्य है। तो जो आपका हृदयघात होता है, यानी जो दिल का दौरा पड़ता है, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका गोल्डन आवर शब्द। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसके पहले का क्वेश्चन अच्छे समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दे रखा है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है। यहाँ पे आप लोग इसको समस्थानिक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक जो 74 होता है वो आपका ट्यूमर की पहचान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। वहाँ पे दिया गया है रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32। देखिए आप लोगों को दोनों क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं एक साथ में, जिससे आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन का सामना न करना पड़े।
आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपका दे रखा है, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो उनका नाम आप लोगों को बताना है। वो वैज्ञानिक थे आपके जॉन साल्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि जो हमारा BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के अंदर लगा देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग BCG के बारे में बात करते हैं। तो उसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा बैसिलस कैलमेट गुएरिन। इसका इंग्लिश में भी आगे आपका नेम लिख दिया गया है। और ये किस लिए आपका दिया जाता है, जो हमारी TB होती है उसी की रोकथाम के लिए यह टीका हमारा नवजात शिशु को लगाया जाता है। और नवजात शिशु को कितने दिन के अंदर लगा देना चाहिए यह टीका, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1 हफ्ते के अंदर, यानी 7 दिन के अंदर जो BCG का टीका होता है वो नवजात शिशु को दे देना चाहिए। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है बर्ड फ्लू विषाणु है, इसका नाम आप लोगों को बताना है कि जो हमारा बर्ड फ्लू विषाणु होता है उसका हम लोग वैज्ञानिक भाषा में क्या नाम देते हैं। तो उसका नंबर है आपका H5N1। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, येलो वेन मोजैक किस फसल की गंभीर बीमारी है। तो आपकी जो येलो वेन मोजैक रोग होता है वो आपकी भिंडी की बीमारी होती है, यानी भिंडी की जो फसल होती है उसी में ये बीमारी लग जाती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आपका दिया गया है कि आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा आलू होता है उसको जब हम लोग काटते हैं तो कहीं कहीं पे आप लोगों को काला काला देखने को मिलता होगा, वो एक प्रकार की आपकी बीमारी होगी। उसी के बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि वो बीमारी हमारी जो होती है उसका नाम होता है आपका ब्लैक हार्ट। और ये किसकी कमी के कारण हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये जो आलू में ब्लैक हार्ट नामक बीमारी होती है वो हो जाती है। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो हमारा आसमान होता है वो हमें नीला प्रतीत होता है, यानी नीला दिखाई पड़ता है। वो किस कारण से होता है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना किस सिद्धांत के अंतर्गत प्राप्त होती है। प्रसारी विश्व की संकल्पना यानी जो हमारे ब्रह्मांड है उसका लोग आज भी बोलते हैं कि इसका विस्तार लगातार हो रहा है। तो उसी के बारे में आपका ये क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अंतर्गत ये साबित होता है कि जो हमारा प्रसारी विश्व है वो लगातार बढ़ रहा है। इसकी संकल्पना आपके किस सिद्धांत के द्वारा प्राप्त होती है, तो वो आपका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। कई बार आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल चुका होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह वायु का बुलबुला पानी में व्यवहार करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है यहाँ पे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो आपके रेटिना पर देखने को मिलता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाता है और आने वाले एग्ज़ाम जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्राथमिक रंग जो होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपके कौन कौन हो जाते हैं, लाल, हरा और नीला, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है आपका, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का ताप समान मिलता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आपका -40 डिग्री जो होता है, इसी तापमान पर आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आकर के एक समान ताप दर्शाने लगते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 आपका दिया गया है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है। आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो हमारा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट होता है वो किस जगह पे आके एक समान दर्शाने लगता है, जो उसका ताप होता है। तो उसका आंसर क्या हो गया था, -40 डिग्री पर जो इनका तापमान पहुंचता है तो एक समान दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार यहाँ पे जो निचला आपका क्वेश्चन दिया गया है तो वहाँ पे पूछा गया फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है। तो
किस डिग्री पर दोगुना हो जाता है, तो आपको 160 डिग्री पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होता है सेंटीग्रेड का दोगुना देखने को मिलता है। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 आपका दिया गया है कि जो हमारा थर्मोस्टेट होता है वह यंत्र है जिससे क्या किया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तापमान को स्थिर रखने के लिए हम लोग थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आपका दे रखा है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। क्या कारण है कि वो कम समय में तैयार हो जाता है आपका भोजन, तो प्रेशर कुकर के अंदर आपको एक घटना देखने को मिलती है जिस कारण से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और इसी कारण से आपका जो प्रेशर कुकर होता है उसमें भोजन बनाना आपका आसान हो जाता है। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है सीटी स्कैन करने में कौन सी कीड़े प्रयोग में लाई जाती हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो हमारे हेड इंजरी के या हेड के मरीज होते हैं उनको डॉक्टर आपका सीटी स्कैन कराने के लिए बोलता है। तो सीटी स्कैन का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसको कहीं कहीं पे आप लोग देखने को मिल जाएगा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी भी बोलते हैं। और इनमें किन कीड़ों का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो एक्स कीड़े जो होती हैं उनका सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में दिया गया है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 3 माध्यम हमारे होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इन्हीं में आप लोगों से पूछा गया कि ध्वनि का वेग किन में सर्वाधिक होगा, तो आपका धातु में यानी ठोसों में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे दिया गया है कि डायनामो का कार्य होता है। तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे कि डायनामो को जो वर्क होता है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपको परिवर्तित कर देता है। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 दिया गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। यहाँ से आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक आपका हीटर का जो तार होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीटर का तार किस धातु का बना होता है या किस फिलामेंट का बना होता है, तो वो आपका हो जाएगा उसका नाइक्रोम, यानी जो आपका हीटर का तार होता है वो आपका नाइक्रोम धातु का बना होता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपकी बात कर रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 दिया गया है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। जो हमारे जेट इंजन होते हैं वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आकाश में उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो वो आपका हो जाएगा आंसर रैखिक संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत हमारा होता है उसी को फॉलो करते हुए वो दिखाई पड़ जाते हैं। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और विभिन्न एग्जामों में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे जो दिया गया है वो पूछा गया है टांका एक मिश्र धातु है, यानी जो टांका धातु होती है वो किन किन धातुओं का मिक्सचर आपकी होती है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, टिन और सीसा धातु जब मिलती है आपस में तो टांके धातु का निर्माण करती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कांसा मिश्रित धातु है, यानी कांसा जो है हमारा वो किन किन धातुओं का मिक्सचर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका तांबा एवं टिन का मिश्रण है हमारी कांसा धातु। इसके बाद यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन यहाँ पे दे के जाऊँ, जिसका मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका कि पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से देंगे और जैसा भी हमारा वीडियो था यानी जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है इसमें से वो कैसे क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझ तक अपनी बात पहुँचाने का कष्ट करेंगे। और जाते जाते बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नई सोच के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।